अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ ममेलियन फार्माकोलॉजी। आज का जो हमारा लेक्चर है उस पर हम लोगों ने डिस्कस करना है फार्माकोडायनामिक्स। अभी तक हम लोगों ने ममेलियन फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और हम लोगों ने ये देख लिया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि साइट ऑफ एक्शन क्या हो सकती है, कि जब हम ड्रग लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट भी हम लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी हम लेते हैं, हम थ्रू रेक्टल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम स्किन के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट के तौर पर भी मल कर हम उस ड्रग को अब्जॉर्ब करा सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था, हमने फार्माकोकाइनेटिक्स भी देख लिए थे। वो ये थे कि ड्रग जो है वो कैसे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर एक्सपेल आउट भी हो जाता है। तो किस किस तरह बॉडी के साथ ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो हम सब ने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब ये है कि हमने स्टडी करना है एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन टू द बॉडी और उसका मैकेनिज्म। हमने देखना है कि वो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो किस किस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कोई चीज़ इनहिबिट करता है, वो कौन सा वाला पाथवे रोक रहा होता है, या कौन सी वाली चीज़ स्टिमुलेट कर रहा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है हम बाहर से एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रग ले रहे होते हैं और हम उसको कहाँ लगा रहे होते हैं, अपने पेट के लोअर जगह के ऊपर। तो हम वहाँ पर उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास फ़ैट की लेयर होती है, मसल्स भी नहीं होते हैं और हमारे पास डायरेक्ट वेन भी नहीं होती, उस एरिया के ऊपर लगाते हैं। तो उस इंसुलिन का फ़ायदा क्या होता है? उस इंसुलिन का फ़ायदा ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल है, जो शुगर्स का लेवल है, उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, उसको बैलेंस आउट करता है। तो इस तरह वो जो स्पेसिफिक ड्रग है वो जाके आपके किसी आयन चैनल को रोक रहा है, या किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहा है, या कोई चीज़ को इनहिबिट कर रहा है। क्या वो जाके बॉडी के अंदर कर रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उस सब कुछ स्टडी करना हम कहलाते हैं फार्माकोडायनामिक्स। और ड्रग किस तरह प्रोड्यूस करते हैं इफ़ेक्ट, वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाके उसके सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस इंक्रीज़ करना कोई चीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ करना भी कोई चीज़ हो सकता है। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि ड्रग्स जो हैं वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं सिक्रीशंस और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं सिक्रीशंस, पर वो बेसिक फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ड्रग के बॉडी के अंदर जाने की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा। वो किसी एक आधे केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है, या कोई एक आधे केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। उसकी वजह से हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट तो आएगा। जैसे कि हम कहते हैं डायरिया अगर हो जाए तो हम जो है वो मेडिसिन लेते हैं, वो क्या होता है, वो ड्रग होता है, उससे डायरिया ठीक हो जाता है। कोई भी बीमारी होती है तो वो ठीक करने के लिए वो ड्रग जो है उस जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको रोक देता है और कोई और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, पर ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ख़त्म करता। तो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है, हमारी बॉडी जिस तरह काम करी है वो चेंज नहीं होता, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो आगे अब उन्होंने यही बात आगे डिस्कस की हुई है कि जो ड्रग्स होते हैं वो स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो बॉडी को इरिटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, फ़ौरन से कोई ड्रग लिया आपने तो पाँव सूज गए, हाथ पाँव सूज गए, तो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, या फिर रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हम देते हैं उसको तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं या कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस भी करते हैं, जैसे कि हम वैक्सीन्स लेते हैं। वैक्सीन जैसे ही हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर आउट हो जाता है। जब बीमारी असल वाली आती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि मैंने कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है, वो फ़ौरन से बना लेता है और हम उस बीमारी से कोप कर जाते हैं। तो अब यही वाली जो बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। स्टिमुलेशन का क्या मतलब होगा, एक्टिविटी को इन्हांस करना, इन्हांस करना, इंक्रीज़ करना। जैसे कि वो बता रहे हैं कि अगर हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, हार्ट बीट लो हो गई है, तो हम फ़ौरन से उसमें एड्रेनालिन इंजेक्ट करेंगे। एड्रेनालिन इंजेक्ट करने से क्या होगा, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी और इंसान बच जाएगा।
इसी तरह दूसरा मैकेनिज़्म क्या हो सकता है एक ड्रग का, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हुआ कम करना, एक्टिविटी लो करना। जैसे कि क्वानिडीन जो है, अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो हम फ़ौरन से क्वानिडीन देंगे, क्वानिडीन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल वो भी दी थी एक बार के बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखते हैं। वो जो टैबलेट होती है वो ऐसी ही होती है हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, तो उसको वो जैसे ही हमारे मुंह के अंदर घुलती है, हमारे सलाइवा में जाती है, साथ ही वो अफेक्ट करती है हमारे हार्ट के ऊपर जाके, और हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस तरह इस केस में जो चीज़ बढ़ी हुई थी उसको ड्रग की मदद से हमने कम किया, पिछले केस में जो चीज़ कम हो रही थी उसको ड्रग की मदद से हमने बढ़ाया। अब एक और प्रोसेस भी हो सकता है कि इरिटेशन भी हो सकती है हमारे पास उस ड्रग को लेने की वजह से। ये कब होगी और कहाँ होगी, ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो मर सकते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स हैं वो मर गए, तो इरिटेशन भी हो सकती है ड्रग की वजह से। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ हो बॉडी के अंदर, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ गया है, तो वो एक्टिविटी नहीं हो पा रही। अब उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें वही स्पेसिफिक चीज़ बाहर से लेनी पड़ रही है, मतलब कि ड्रग जो है वो उस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि इंसुलिन जो है, हमें पता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, तो क्या होता है, वो इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है पैंक्रियाज से। तो अब हम क्या करते हैं, अब वो इंसुलिन जो है अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बैलेंस आउट नहीं होगा, इसलिए हम इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं, वो एक ड्रग है, और हम उसको वो जो बाहर से हम ले रहे हैं वो इंसुलिन हमारी बॉडी की इंसुलिन की से रिप्लेस करिए ना, उसकी जगह पे काम करिए। तो इसी तरह हम हार्मोन्स को भी लेते हैं, हम मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को भी लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब वाइटामिन इन द केस कि हम खाना तो खा रहे होते हैं, नेचुरली भी हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं खाने की मदद से, लेकिन जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो वो वाइटामिन खुद से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, तो हमें एडिशनली बाहर से वाइटामिन के कैप्सूल के फॉर्म में उनको लेना होगा, जो वाइटामिन जो हैं रिप्लेस कर जाएंगे, जो खुद से नहीं बन पा रहे हैं तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो एक्टिविटी रिप्लेस हो रही है और हमें फ़ायदा दे रही है। एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक एक्शन का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो जो ड्रग है, वो जो स्पेसिफिक ड्रग है, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो हमारी बॉडी के अंदर घुसा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, इन्फेक्शन है, उधर जाके उसको स्टॉप करेगा। ड्रग में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टिव ऑर्गन, तो वो स्पेसिफिक ड्रग सिर्फ और सिर्फ जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़म है उसको जाके ख़त्म करा है। जैसे पेनिसिलिन है जो कि यीस्ट से निकली है, वो भी हमारे पास है। और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल्स को मारने के लिए भी हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक ड्रग्स, अब सेल तो सारे के सारे बॉडी के अंदर एक ही जैसे हैं, ड्रग को कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाला सेल जो है इसको मैंने मारना है और दूसरा वाला सेल जो है वो हमारी अपनी बॉडी का है। वो ऐसे ही पता लगता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बार बार रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मतलब वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहे होते हैं, और उनकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो और होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो और होते हैं। तो सेल उसको डिफ्रेंशिएट, तो जो ड्रग होता है वो उसको डिफ्रेंशिएट करता है और जाके स्पेसिफिकली अटैच ही वहाँ होता है जो कैंसर सेल हो, और फिर वो उसको ब्लॉक करता है और उसको ख़त्म कर देता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और फिर एट द एंड कैंसर सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह एक ड्रग की मदद से हम कोई बॉडी का लेवल, कोई बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई बॉडी की एक्टिविटी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, कहीं इरिटेशन भी काज कर सकते हैं, कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग को हम इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सम अदर नेचुरल प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और बात उन्होंने बताई हुई है, वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ ड्रग हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी है, हम उसको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं, उसको भी जगा सकते हैं। वो किस तरह कि हम वैक्सीन यूज़ करते हैं या सीरा को यूज़ करते हैं, जो है उन लोगों के अंदर जहाँ पर हमारे पास टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। हम अब देखो, अगर कोविड की बात करें तो हमें पता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है और ये इतने रैपिडली हर एक इंसान को होता ही जा रहा है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है इसकी वजह से। तो अगर हम अब वैक्सीन जो है वो एक ड्रग है,
वो जब हम लेंगे अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो उससे क्या होगा, हम कहते हैं जैसे वैक्सीन हम लगाते हैं ना, हमें थोड़ा सा बुखार होता है, कोविड की केस में भी वो यही बताते हैं कि हल्का सा माइनर सा बुखार होता है, 2-4 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। वो जो बुखार होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज हम अपने इम्यून सिस्टम को जगा रहे होते हैं कि भाई अगर सच्ची मुच्ची कोविड हो जाए तो क्या करना है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी तैयार हो जाता है। तो इसकी वजह से हम थ्रू वैक्सीन जो है वो इम्यून सिस्टम को जगाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हम विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स इम्यून सिस्टम को इन वेकअप कर सकते हैं, बल्कि हम ऐसे भी करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स हम इम्यून सिस्टम को बंद कर दें। अब बंद करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी और ये कहाँ होता है, ये उन केसेस में होता है जहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अब आपको ये भी पता होगा कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर हम ब्लड ग्रुप बी नहीं इंजेक्ट कर सकते, उसको ए ही देना है। अगर हम बी डालेंगे तो उसका सारा का सारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो बंदा फ़ौरन से मर जाएगा। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारी बॉडी जो है उसको पता होता है कि मेरे अंदर की कौन सी वाली चीज़ मेरी अपनी है और फ़ॉरेन चीज़ कौन सी है, बाहर से आई हुई चीज़ कौन सी है। अब इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहाँ होता है, वो तब होता है जब फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर, किसी पर्सन की किडनीज़ ख़त्म हो गई हैं दोनों, तो अब अगर किडनीज़ नहीं होंगी तो वो फ़ौरन से डायलिसिस पे चला जाएगा। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको कोई ट्रांसप्लांट पर्सन चाहिए, कोई और बंदे का ऑर्गन चाहिए जो उसकी बॉडी में लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको उसकी बॉडी में लगाते हैं, उस पर्सन की बॉडी में लगाते हैं, हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि भाई ये इम्यून सिस्टम जो है वो जाग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये कोई गलत चीज़ है, तो वो उस चीज़ को फेल करने की कोशिश करता है। मतलब अगर हमने किडनी एक्स्ट्रा लगाई है तो उस किडनी को ख़त्म करने की कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम इम्यूनो डिप्रेसेंट्स या इम्यूनो सप्रेसेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह की ड्रग्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को उस किडनी को ख़राब करने नहीं देती। तो इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स अपने इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत हो, और हम उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत हो। अच्छा, अब ये तो बातें ये हो गई ना कि जो हमारे पास जो हमारे पास ड्रग है उसके वो क्या कुछ कर सकता है बॉडी के अंदर जाके, एक्टिविटीज़ बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ क्या कुछ कर सकता है। अब अगली बात हम ये करते हैं कि जो ड्रग है जब वो एक्शन कर रहा होता है, अब उसके एक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक ये एक्शन हो सकता है कि जिस जगह के ऊपर हमने वो ड्रग लगाया है वो सिर्फ उसी जगह को टारगेट करा, उसका टारगेट सिर्फ वही जगह हो, ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो ना जा रहा हो, सिर्फ उसी जगह के अंदर एब्जॉर्ब होकर अपना काम कर रहा हो। या फिर उसका दूसरा इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि वो टोटली पूरे के पूरे बॉडी के हर एक सेल को इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो दो तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लोकल या फिर सिस्टमैटिकल। लोकल का मतलब ड्रग में एक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, लोकल का मतलब कि जिस जगह के ऊपर वो ड्रग डाला है सिर्फ वो उसी जगह को इफ़ेक्ट करे। जबकि सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि वो ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम के अंदर घुस जाए, हर एक चीज़ को उसकी वजह से अफेक्ट हो। तो साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दो तरह के हो सकते हैं, साइट्स दो तरह की हो सकती हैं, लोकली एंड सिस्टमैटिकली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी साइट हो सकती हैं एक ड्रग के एक्शन की, तो आप मुझे बताओगे कि लोकली भी हो सकता है, ड्रग जो है वो लोकल भी काम कर सकता है कि जिस जगह के ऊपर डाला गया हो या जिस जगह के ऊपर लगाया गया हो सिर्फ वहीं वो अफेक्ट करे। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि सिस्टमैटिक भी हो सकता है कि ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर उसका अफेक्ट हो। ड्रग्स जो हैं, अब आगे हम अब ये देखते हैं कि वो जो ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो जब अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ जा रहे होते हैं वो किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें पास आउट करके जा रहे होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें ऑल्टर कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर भी जाके, वो क्या क्या चीज़ें ऑल्टर कर रहे होते हैं। अभी पहले तो हमने ये देखा है ना कि एक्टिविटी इन्हेंस करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि वो एक्टिविटी इन्हेंस कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं वो किस तरह करें, कौन सा सिस्टम के अंदर वो क्या चीज़ कर रहे हैं, वो किसी आयन चैनल को ख़राब कर रहे हैं या वो किसी पाथवे को बढ़ा रहे हैं या वो किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका क्या है वो ये हम देखते हैं। अब एक ड्रग जो है वो काम किस किस तरह कर सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, हम बिल्कुल जनरल पढ़ रहे हैं कि एक ड्रग जो है वो विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है, वो किसी एंजाइम को भी ब्लॉक कर सकता है, वो किसी आयन पंप को या आयन चैनल को भी पंप कर सकता है, वो किसी हमारे फिज़िकल एक्शन को भी रोक सकता है, वो केमिकल इंटरेक्शंस भी ब्लॉक कर सकता है या बढ़ा सकता है, या फिर वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को ऑल्टर कर सकता है। अब इसको ही आगे उन्होंने प्रॉपर्ली डिफ़ाइन किया हुआ है
या बार उन्होंने लिखा हुआ है थ्रू रिसेप्टर। अगर एक ड्रग जो है वो रिसेप्टर के थ्रू मतलब कि उसका टारगेट जो है वो रिसेप्टर होगा, तो क्या करेगा वो ड्रग जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर को ही जाके टारगेट करेगा बॉडी के अंदर, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको या तो ब्लॉक कर रहा होगा या उसको जो है वो ओपन अप कर रहा होगा कोई आयन चैनल उसके बाद। तो क्या होगा, जब कोई ड्रग थ्रू रिसेप्टर को जाके टारगेट करेगा तो वो मैकेनिज्म होगा थ्रू रिसेप्टर का। थ्रू एंजाइम एंड पंप का मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक ड्रग है या तो वो इनहिबिट कर रहा होगा किसी एंजाइम को, या फिर उसको जो है इनहिबिट ही कर रहा होगा जाके किसी एंजाइम को, या फिर किसी एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकता है। तो आगे उन्होंने यही बताया हुआ है कि एक उन्होंने एंजाइम के बारे में बताया है कि ज़िंथेन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है एक ड्रग एलोप्यूराइनल। अब अगर आयन चैनल्स की बात की जाए तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ड्रग्स जो होते हैं जिनका टारगेट आयन चैनल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सीधे सीधे जाके वो जो हमारे पोटेशियम और कैल्शियम के आयन चैनल्स जो हैं पम्प्स जो हैं वो जाके उनको बंद कर देंगे, उनको जाके ब्लॉक कर देंगे, उन स्पेसिफिक चैनल्स को जाके टारगेट करेंगे। फिजिकल एक्शन के बारे में उन्होंने ये बताया हुआ है कि कोई फिजिकल एक्शन भी कर सकता है वो ड्रग बॉडी के अंदर जाकर। जैसे कि उन्होंने इसकी मिसाल ये दी है कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर किसी इंसान को पॉइजनिंग हो जाए स्टमक में या कुछ भी, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल को इनटेक कराते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल, हमें पता है चारकोल जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर रखता है, तो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर होगा वो एक्टिवेटेड चारकोल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह उस स्पेसिफिक पॉइजनिंग से इंसान बच सकता है। तो ये उसका फिजिकल एक्शन है, उस ड्रग का फिजिकल एक्शन ये हुआ। केमिकल इंटरेक्शंस का मतलब ये हुआ कि ड्रग जो है में एक्ट बाय केमिकल रिएक्शंस, ड्रग जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन करेगा बॉडी के अंदर जाके और हमारी बॉडी का कोई सिस्टम सेट कर देगा। जैसे कि एंटी एसिड्स का मतलब ये हुआ कि बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं, हम शिकायत करते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, जिससे क्या हो रहा है, हमें घट्टे डकार आ रहे हैं और जो है हज़म नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो उसके लिए जो हम ड्रग वगैरह लेते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, वो एंटी एसिड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके उस ड्रग को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब उन्होंने उस केमिकल रिएक्शन के साथ इंटरेक्ट किया और उस केमिकल रिएक्शन को ख़त्म किया जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। इसके अलावा ड्रग क्या कर सकते हैं, ड्रग कर सकते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके सीधा टारगेट कर सकते हैं और उसके किसी सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हमने ये पहले भी बात की थी कि ड्रग जो है वो किसी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन है, किसी प्रोटीन को रोक सकता है, एंजाइम बनना उसका ख़राब कर सकता है, या फिर उसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसकी प्रोडक्शन को ख़राब कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, किसी रिसेप्टर को अटैच हो सकता है। तो इस तरह उसका मेटाबॉलिक पैथ वे जो है पूरा का पूरा उसको ब्लॉक कर सकता है, ताकि वो जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर घुस भी जाए, चाहे फिर भी वो सेल्स के अंदर ना घुस सके, तो इस तरह उसका कोई ना कोई सिस्टम ख़राब कर देगा। तो इस तरह ड्रग जो है वो डिफरेंट तरह से एक्शंस कर सकते हैं बॉडी के अंदर। अब आगे हमने ये देखना है कि हम जब एक ड्रग के साथ हमेशा हम हमारी बॉडी के अंदर एक ही टाइम पे हम एक ही गोली तो नहीं खा रहे होते ना। बहुत दफ़ा डॉक्टर जैसे कहते हैं 2-3 ड्रग्स आपको इकट्ठे दे रहे होते हैं। तो हमने अब ये देखना है कि एक के साथ अगर दूसरा ड्रग भी जा रहा हो तो उसके वजह से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग अगर हम ले रहे हैं तो वो 2 ड्रग आपस में मिल के क्या फ़ायदा दे रहे होते हैं कि नुकसान दे रहे होते हैं, कि कौन से और बातें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसको बोलते हैं ड्रग साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स जब इकट्ठे लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके 3 इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब आप 2 ड्रग्स या 3 ड्रग इकट्ठे लेते हो तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पहली पॉसिबिलिटी है एडिटिव इफ़ेक्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी है साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट और थर्ड पॉसिबिलिटी है एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट। अब एडिटिव इफ़ेक्ट का क्या मतलब हुआ, एडिटिव इफ़ेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 ड्रग्स को इकट्ठा लेती हूँ तो उसका उन दोनों ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट है वो अगर मैं इकट्ठा ले रही हूँ तो भी एक दूसरे को वो नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं उस एक स्पेसिफिक ड्रग को अलग भी ले रही हूँ तो जो उसका इफ़ेक्ट है वो वही रहेगा, अगर उसके साथ कोई और ड्रग भी ले रही हूँ तो दोनों का इफ़ेक्ट वही रहेगा जो अलग अलग का इफ़ेक्ट है। तो वो एक दूसरे को वो नहीं कर रहे, इंडिविजुअली ही वो एक्शन कर रहे हैं। जैसे कि वो बता रहे हैं कि
एफिड्रीन लेते हैं वो विद थायोफाइलिन इन केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। जब एस्थमा का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा होता है तो हम एस्थमा के अटैक को काउंटर कम करने के लिए दो एक ही तरह की ड्रग्स ले रहे होते हैं, ताकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पर जाके बॉडी को अफेक्ट करें और ओवरऑल हमें उस चीज़ से रिलीफ मिल जाए। तो मतलब एडिटिव इफेक्ट है इनका, दोनों का सम दोनों के इफेक्ट का सम जो है वही होगा जो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट होगा। सब बैलेंस है कि मतलब अलग अलग भी अगर मैं ले रही हूँ तो भी उसका वही इफेक्ट होगा, अगर मैं दोनों को इकट्ठा ले रही हूँ तो भी उसका वही इफेक्ट होगा जो अलग अलग का ले रही हूँ। उससे कोई चीज़ ऐसे नहीं होगा कि एक को दूसरे के साथ लेने से किसी एक की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। दोनों की एक्टिविटी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। हम इकट्ठा इसलिए ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमें रिलीफ हो जाए, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट। दूसरा जो इफ़ेक्ट है उसको हम बोलते हैं साइनर्जिज्म, साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट हमें ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग डॉक्टर इसलिए देता है ताकि दूसरे ड्रग की वजह से पहले ड्रग की जो एक्टिविटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। जैसे कि डॉक्टर इस तरह काफ़ी दफ़ा इस तरह देते हैं, टैबलेट्स इस तरह देते हैं कि आपने इसको इसके साथ खाना है। वो इसलिए हम देते हैं ताकि इसको इसके साथ खाने की वजह से जो उस स्पेसिफिक जो असल में जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बॉडी के अंदर इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इसकी उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एसिटाइलकोलिन को जब हम एडिटिव इफ़ेक्ट देती है एसिटाइलकोलिन, जब हम उसको उसके साथ करते हैं फाइजो स्टिग्मीन के साथ जब हम लेते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है एसिटाइलकोलिन का वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो वो इस तरह के ड्रग्स को बोलते हैं सुप्रा एडिटिव इफ़ेक्ट इसको बोलते हैं, या पोटेंशिएशन बोलते हैं। तो साइनर्जिज्म क्या होगी, वो ये होगी कि जब हम एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग लेते हैं तो वो जो दूसरा वाला ड्रग है वो हेल्प करता है पहले ड्रग की एक्टिविटी को इन्हेंस करने में। तो इस तरह वो उसको हेल्पिंग हैंड के तौर के ऊपर हम लेते हैं ताकि जो असल वाला ड्रग है वो अपनी एक्टिविटी अच्छी तरह से शो कर सके। जबकि एडिटिव इफ़ेक्ट में ऐसे नहीं होता। एडिटिव इफ़ेक्ट में ये होता है कि अगर हम वो ड्रग अलग भी ले रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, इकट्ठा भी ले रहे हैं तो भी वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। जबकि एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट या एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट क्या होगा, एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट हमें ये कहता है कि एक ड्रग की प्रेजेंस की वजह से दूसरे ड्रग जो है उसकी एक्टिविटी लो हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें वो दोनों ड्रग के। एक ड्रग अपोज करा और इनहिबिट करा दूसरे ड्रग का एक्शन, इस चीज़ को बोलते हैं एंटागोनिज्म। और ये एंटागोनिज्म डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जैसे कि केमिकल एंटागोनिज्म, मतलब ये कि केमिकली एक ड्रग जो है वो केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब करा दूसरे ड्रग का तो एक उसको इनहिबिट करा। साइकोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी होती है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी होती है कि फिज़िकली जैसे फिज़िकल एक्शन भी मैंने देखा था एब्जॉर्प्शन का, वैसे वाला ही कि एक का कोई और इफेक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, दूसरे का कोई और इफेक्ट हो रहा है। एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर कि वो एक रिसेप्टर के ऊपर जाके लड़ रहे हैं कि ये मैंने जाके अटैच होना है, मैंने जाके अटैच होना है, एक जाके उसको ब्लॉक कर रहा है उस रिसेप्टर को, दूसरा ड्रग जो है वो उस रिसेप्टर को खोल रहा है। तो इस तरह अपोजिट इफेक्ट हो सकता है। तो ये होता है एंटागोनिज्म। अब हमने आगे सबसे लास्ट बात जो अब हम ये डिस्कस करें, हमने ये डिस्कस करनी है कि कौन कौन से फैक्टर ड्रग के एक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ड्रग जो एक्शन करता है बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट हो सकता है, वो इन्हेंस भी हो सकता है और वो उसका जो लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन अब हमने देखना है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर उन्होंने बताया वो बॉडी वेट। बॉडी वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको डोज रिकमेंड की जाती है वो डिपेंड अपॉन योर बॉडी वेट। आप पतले होंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर इतना मास नहीं है, तो आपके अंदर सेल्स की क्वांटिटी भी कम है, आपके अंदर ब्लड की क्वांटिटी भी कम है, तो आपको जो लेवल दिया जाएगा ड्रग का दिया जाएगा वो कम दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो उसकी डोसेज की परसेंटेज भी बनाई जाती है विद हेल्प ऑफ अ फार्मूला। दूसरी चीज़ ये है एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि 12 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोगों को हम टैबलेट नहीं खाने को देते, हम उसको 500 mg की दवाई नहीं देते हैं, हम उनको कालपोल का सिरप देते हैं या फिर ब्रूफिन का सिरप देते हैं। जो उससे भी छोटे बच्चे होते हैं उनको जो सिरप दिया जाता है वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी का होता है कि 5 साल से भी छोटे बच्चे वो खाते हैं, वो पीते हैं। तो एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एज क्यों मैटर करती है, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं
उनके अंदर प्रोसेस अभी इतने ज़्यादा इन्हांस नहीं होते, उनके अंदर अभी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके जो किडनी और लिवर वगैरह होते हैं वो इतने फंक्शनल नहीं होते, तो बॉडी के अंदर जो ड्रग हम घुसा देंगे वो निकलना थ्रू किडनीज और लीवर मुश्किल होता है। इसलिए हम उनको जो क्वांटिटी देते हैं वो कम देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग बड़े होते हैं उसके मुकाबले में। इसके अलावा क्या चीज़ मैटर करती है? सेक्स। सेक्स मीन्स जेंडर, कि आप जो मेल हो या फीमेल हो। मेल्स की बॉडी जो है वो फीमेल्स की बॉडी से डिफरेंट होती है। फीमेल्स की बॉडी जो होती है उसके अंदर हार्मोन्स डिफरेंट हैं, मेल्स की बॉडी में डिफरेंट है। इसके अलावा बॉडी जो फीमेल की है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो उन दोनों के अंदर जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा। इवन दो जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या जो लैक्टेटिंग वुमेंस हैं उनके अंदर भी जो ड्रग का लेवल होगा वो हमें डिफरेंट देना होगा, बिकॉज वो जिस स्टेट में है उसके अंदर ड्रग देना या कोई भी किस्म की दवाई देना उनको हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, बिकॉज हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि ड्रग जो है वो थ्रू प्लेसेंटा भी मूव कर सकते हैं, बच्चे के तक भी पहुंच जाते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ देना। इसके अलावा और भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जैसे स्पीशीज़ एंड रेस। ड्रग्स जो हैं अभी इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि हमने देखा, हाँ हमने ये पिछले पूरे के पूरे साल में कोविड के इतने सारे केसेस आया और हमने देखा कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर जो रेशो थी वो और थी। वो क्यों और थी? बिकॉज वी आर एशियंस एंड वी आर वो जो लोग थे वो अमेरिकन्स थे, वो वाइट थे, हम लोग जो हैं हम लोग एशियंस हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और है, तो हमारे पास जो स्ट्रेन आई वो भी और थी। तो हमारे ऊपर जो इफेक्ट था वो ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से डिफरेंट था, मतलब इम्यूनिटी का डिफरेंस आ गया। रेस का ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारी स्पीशी और है, हमारी रेस और है। इसके अलावा भी एक और बात आपको याद होगी कि अभी हम कह रहे थे कि वैक्सीनेशन बन रही है, पिछले पूरे साल में ये भी डिस्कशन हो रही थी कि अमेरिका ने एक वैक्सीनेशन बनाई है, फिर हम कह रहे थे चाइना ने एक वैक्सीनेशन बनाई है। अब लेकिन हमने ये भी देखना था कि उस वैक्सीनेशन वहाँ पे तो वो काम कर रही है, पर वो वैक्सीनेशन हमारी बॉडीज़ के अंदर, मतलब हमारी इन्वायरमेंट में आके हमारी बॉडीज़ पे अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये भी देखना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस है, हमारा वो रेस डिफरेंट है। जैसे हमने देखा था फोरेंसिक्स में भी हम यही बात पढ़ते हैं ना कि अगर हमें बस स्कल मिलता है या हेयर भी मिलता है तो हमें उससे पता लग जाता है कि ये पर्सन डिफरेंट रेस का है, तो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, तो वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। यही बात मैंने आपको इस तरह भी समझाई थी कि इन्फ्लुएंजा के केस मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हैं वो तो टॉलरेट कर लेते हैं आराम से, हमें नज़ला हो गया इट्स ओके, लेकिन जो हमारे साथ जो कोरियंस रहते हैं या जो चाइनीज़ रहते हैं इवन वहाँ पे तो उनको फ्लू शॉट्स लगाने पड़ते हैं, अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी इम्यून सिस्टम और तरह वर्क करता है, हमारा और तरह वर्क करता है। तो इसी तरह जो ड्रग है उसका रिस्पॉन्स, उस वैक्सीन का रिस्पॉन्स उनकी बॉडी में और होगा और हमारी बॉडी के अंदर और होगा। इवन दो स्पीशी टू स्पीशी भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक ड्रग जो है वो रैबिट को अफेक्ट कर रहा है लेकिन कैट को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह स्पीशी का भी और रेस का भी दोनों चीज़ों का डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी हो सकता है, अफेक्ट करती है ये बात भी कि आपकी डाइट क्या है और आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, इधर जो है आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप में टॉलरेंस है कि नहीं है, तो ही वो एब्जॉर्ब जो होगा ड्रग वो डिफरेंट तरीके से होगा। और आपकी क्या इन्वायरमेंट है, गर्मी है सर्दी है, किस तरह का माहौल है आपका, वो भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्ट करता है कि आप वो ड्रग थ्रू कौन से रूट ले रहे हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं बातें कि अगर आप थ्रू ओरल रूट ले रहे होगे तो वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मेटाबोलाइज भी हो जाएगा और फिर जाके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जबकि आप अगर इंट्रावेनस ले रहे होगे, वेन्स के थ्रू ले रहे होगे, तो वो फ़ौरन से आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट होगा। और वो भी अफेक्ट करता है जेनेटिक फैक्टर क्या होगा कि आपके अंदर कोई जेनेटिकली कोई बीमारी तो नहीं है, वो स्पेसिफिक एंजाइम जो हैं जिसने ड्रग को मेटाबोलाइज करना है या ड्रग को प्रोड्यूस करवाना है, ड्रग को पकड़ना है, हेल्प आउट करनी है या वो पाथवे चलाना है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है भी कि नहीं। तो जेनेटिकली आप में कोई प्रॉब्लम होगी अगर, तो वो ड्रग को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना मुश्किल होगा। इसके अलावा डोज, आप जो डोज ले रहे हो वो क्या है, वो भी अफेक्ट करती है आपकी ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग को। अगर आप जो है बहुत दफ़ा ऐसे भी तो होता है ना कि आप डोज ले रहे हो तो बहुत हाई कंसंट्रेशन का, और फिर डॉक्टर कहता है कि इतनी हाई कंसंट्रेशन आपने लेना शुरू होगी, आपकी बॉडी जो है इसकी आदत हो जाएगी आपको, और फिर आप बार बार आप लोगे तो फिर वो उतनी से आपका काम नहीं चलेगा, आपको उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस तरह उसकी डोसेज भी मैटर करती है। इसके अलावा क्या मैटर करता है? डिज़ीज़, क्या आपको कोई किस्म की कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, आपके अंदर ऐसी तो कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसकी वजह से
एब्जॉर्बेशन, जैसे मैं कह रही हूँ अगर आप ओरली कोई ड्रग ले रहे होते हो तो उसने एब्जॉर्ब होना होता है जाके इंटेस्टिन में। अगर आपके इंटेस्टिन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, उधर एब्जॉर्प्शन का जो सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा या आपकी किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो वो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और वो मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, बॉडी के अंदर भी नहीं जाएगा। तो ये एक बीमारी है। अगर ऐसी कोई बीमारी आपकी बॉडी के अंदर होगी तो फिर उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा आपकी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा रिपीटिंग डोसेज कि आप वो जो है अगर आप बार बार, अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने ये दवाई सिर्फ 3 दिन खानी है और आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये और भी टैबलेट्स पड़ी हैं, मैं इसको 7 दिन खा लेता हूँ, तो वो जो रिपीटेड आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा। मैंने यही बताया ना कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं वो बहुत सारा बाइंड हो जाता है और बहुत ही थोड़ी अमाउंट में जो है वो उस टारगेट तक पहुँचता है, और जो बाउंड हुआ होता है उसको टाइम लगता है बॉडी के अंदर से बाहर निकलने को। तो अगर आप बार बार उसको डोज लिए जा रहे हो, पहले वाला अभी बाहर नहीं निकला, आप और लिए जा रहे हो, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर वो चीज़ क्यूमुलेट होती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी, मतलब कि जमा होती जाएगी। और जमा होती जाएगी का मतलब ये हुआ कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी और एट द एंड वही पॉइजन के तौर पे काम करेगा और फिर आपको डेथ हो जाएगी। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मिकदार में ड्रग को बार बार लेना, जो कि जैसे हम पाकिस्तानी लोग करते हैं कि हल्का सा भी बुखार हो जाए तो हम फ़ौरन से 2-2 4-4 पैनाडोल खा रहे होते हैं, या थोड़ा सा भी सर दुखता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हम 2-2 गोलियां जो है वो डिस्पिन की खा लेते हैं। तो वो ड्रग्स हैं, ये ऐसे कोई टॉफ़ियाँ तो है नहीं कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से खा लेंगे और हम कहेंगे कि सही हो जाएंगे। ये जो हम चीज़ अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको टाइम लगता है बॉडी से बाहर निकलने में, और आप बार बार डिसोज लेते जाओगे तो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर हम कहते हैं हमें डायरिया हो गया है, हमारे और मसले हो गए हैं, बॉडी के और भी मेटाबॉलिक फैक्टर्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगली बात उन्होंने बताई टॉलरेंस। टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अ सब्सटेंस। टॉलरेंस का मतलब ये कि यही बात कि आप बार बार एक चीज़ को लोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो उसकी आदी हो जाएगी, उसकी टॉलरेंस आ जाएगी बॉडी के अंदर कि आप 500 mg की हाई इन जो है वो टैबलेट ले रहे हो और हमेशा से लेते जा रहे हो, थोड़ा सा भी मसला हो आप 500 mg खा लेते हो, तो फिर अब आप 500 mg खा रहे हो तो फिर असर नहीं हो रहा आपको, फिर आपको उससे भी इन्हेंस करना पड़ेगा डोज, तो जाके अफेक्ट होगा। तो टॉलरेंस भी आ जाती है बॉडी के अंदर। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है ट्रैचीफिलैक्सिस। ट्रैचीफिलैक्सिस का मतलब ये है कि जल्दी से बॉडी के अंदर टॉलरेंस का आ जाना, और ये कब होता है, जब आप बहुत ही छोटे इंटरवल के साथ वो ड्रग बार बार ले रहे होते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको माइनर सा बुखार हुआ है, आपने फ़ौरन से 500 mg की दवाई खा ली है, उसके बाद शाम को फिर अभी नहीं ठीक हुआ, फिर से खा लिया है, थोड़ी देर बाद फिर से खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर से खा लिया, तो आप रेपिटेटिवली बहुत छोटे छोटे गैप्स देकर जब आप दवाई खा रहे होते हो तो फिर उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी और बॉडी भी टॉलरेंस आ जाएगी उसके अंदर। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आपके अंदर इस तरह टॉलरेंस आ जाए, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा डोसेज अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर उसके साथ इतनी ज़्यादा डोसेज भी नहीं हम बढ़ा सकते कि बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाए और फिर आपकी डेथ हो जाए, क्योंकि सारा कुछ है तो ड्रग ही ना, पॉइजन है, टॉक्सिन है। इसके बाद क्या है अगली चीज़, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है कि आपको उस दवाई के ऊपर यकीन भी है कि भाई इससे आपको आराम आ जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान सोचता है उसको वही चीज़ फील होती है। अगर आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो बुखार हो रहा है, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो आपको वही चीज़ फील होने लग जाए कि अच्छा आप तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकते। अगर आप, हम कहते हैं ना, हिम्मत करोगे तो आप ठीक हो जाते हो, तो वो यही बात है कि साइकोलॉजी इंसान की ऐसी है कि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप अगर अच्छा है, अगर अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि अच्छा नर्स मेरा बहुत ख्याल रख रही है, डॉक्टर जो है ये बहुत अच्छा है, इसकी दवाई से मुझे आराम आएगा, तो आपको उसी की दवाई से आराम आएगा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि हाय इसकी दवाई जो है पता नहीं असर करेगी कि नहीं करेगी, इसने मुझे सही डायग्नोस किया भी है कि नहीं किया, तो फिर जितनी मर्जी अच्छी दवाई आप खा लो आप नहीं ठीक होगे, आपको वही फील होता रहेगा कि आपके साथ कोई मसला है। तो ये पेशेंट की साइकी होती है, और इसका भी, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है कि वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाके कितने अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ये चीज़ उसके ऊपर भी अफेक्ट करती है। और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स के, जो आप ड्रग ले रहे हो उसके आसपास कोई और ड्रग तो नहीं ले रहे हो, जैसे कि आप कोई दवाई खा रहे हो अपने लंग्स को ठीक करने के लिए और फिर आप साथ साथ जो है वो सिगरेट भी पी रहे हो तो, या नशा भी कर रहे हो, तो वो एक दवाई भी खा रहे हो और उसके बाद फिर आप ऐसी हरकत भी कर रहे हो, तो उसका जो फिर ड्रग को एब्जॉर्ब होने का अफेक्ट है, वो जो फैक्टर है वो तो चेंज होगा ही होगा ना। अगर आप कोई और ड्रग भी उसके साथ साथ ले रहे हो तो वो ड्रग का इन्फ्लुएंस होगा आपकी दवाई के ऊपर। तो ये आज का लेक्चर है। अब आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लें।